तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने पिछली क्लासेस में केसेस कर लिए थे, है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो आपको इस मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करना है। इसका डेरिवेशन जो है वो हायर क्लासेस में होगा, 12th क्लास में आता है। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला समझना है और उसको पढ़ना है। तो मिरर फॉर्मूला है किस किस के बीच का रिलेशन, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लो, इट इज द it is the relation it is the relation between it is the relation between ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का रिलेशन है, या और किसके बीच का रिलेशन है भाई? इमेज डिस्टेंस, है ना। इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो किन किन बीच का रिलेशन है मिरर फॉर्मूला? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। जैसे आप कोई भी केस उठाओ बच्चों, यहाँ पे हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे। लेट सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी केस मान लो, आपका ऑब्जेक्ट ये है, तो आपको पता है एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो कहाँ से पास होगी भाई? फोकस से पास होगी, है ना। आज मेरे ख्याल से आपने प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी अब इमेज फॉर्मेशन की, है ना, तो वो आपको पता होगा। तो यहाँ से चली जाएगी। फिर आपका देखो बेटा, एक पोल पे गिरा दो तो जितने एंगल पे जाए इंसिडेंट होगी, उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो ये आपको इमेज मिल जाएगी, ए डैश बी डैश। अब ये जो पोल और फोकस के बीच की लेंथ है, इसको फोकल लेंथ बोला जा रहा है। इमेज और पोल के बीच की जो दूरी है वो इमेज डिस्टेंस कही जा रही है, और पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों का जो रिलेशन होता है उसको आप क्या बोलते हो बेटा? मिरर फॉर्मूला। अब ये रिलेशन कैसा है तो ध्यान से देखो। ये रिलेशन होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस तरीके से ये तीनों रिलेट होते हैं स्फेरिकल मिरर के केस में। लेकिन मतलब ये फॉर्मूला आपको जैसे दिखाया मैंने वैसे याद होना चाहिए, इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके मन में इसका डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिराइव होगा लेकिन हायर क्लासेस में होता है ना, तो अभी आपके मतलब का नहीं है, इसलिए उसको डिराइव करा भी नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, वो आपको इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक बात नोट करेंगे आप लोग। नोट करने वाली बात यह है कि जब भी आप यू वी एफ की वैल्यू पुट करोगे ना बच्चों, तो आपको साइन के साथ पुट करना पड़ेगा, साइन के साथ, प्रॉपर साइन। अब ये साइन कैसा? प्लस माइनस के साथ, मतलब ये हमने साइन कन्वेंशन में सीखा है। याद करो, मैंने आपको पूरा साइन कन्वेंशन बताया था। मैंने आपको बताया था ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल कंसीडर्ड एज अ ओरिजिन। पोल को ओरिजिन लेना है, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करनी है। अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट जा रही है तो पॉजिटिव लेना है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट जा रही है तो नेगेटिव लेना। तो आपको आई होप साइन कन्वेंशन याद होगा। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे पुट करना है, बिना साइन कन्वेंशन के इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। तो इसको नोट कर लो आप चाहो तो, जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई पुट 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 द वैल्यूज पुट द वैल्यूज ऑफ u v and f with proper sign, with proper sign proper sign according to साइन कन्वेंशन। जो हमने साइन कन्वेंशन में सीखा है उसके अकॉर्डिंग आपको साइन के साथ इस फॉर्मूले पुट करना। तो जो आपका आंसर आएगा ना बेटा, वो भी साइन के साथ आएगा। तो जैसे मान लो u और f आपने साइन के साथ कंसीडर किया,
तो v की वैल्यू जो आएगी वो भी साइन के साथ आएगी। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब इमेज डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, और v अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है ना। तो वो भी आपको समझ में आता है। साइन कन्वेंशन का फंडा ये है बच्चों, क्योंकि हमने देखा कि बहुत अलग अलग केसेस होते हैं। अब सोचो आप अलग अलग केसेस के लिए अगर अलग अलग फॉर्मूला बनाने जाओगे तो 6 फॉर्मूले बन जाएंगे, तो टफ काम हो गया ना। इसलिए हमने क्या किया कि फॉर्मूला एक बनाया लेकिन साइन कन्वेंशन बना दिया, तो एक ही फॉर्मूले से आपके सारे केसेस के आंसर आ जाते हैं। सिर्फ साइन कन्वेंशन अप्लाई करो। तो देखो कौन सी चीज ज्यादा आसान है, 6 और 8 फॉर्मूले अलग अलग पढ़ना, या फिर एक ही फॉर्मूले को पढ़ना बट साइन कन्वेंशन सीख लेना। तो ज्यादा आसान यही है कि हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करें तो हर टाइप का केस बन जाता है, फॉर्मूला एक ही याद करना रहता है ना। तो ये ज्यादा आसान होता है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इस वजह से साइन कन्वेंशन का यूज होता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि साइन कन्वेंशन क्यों प्रयोग में लाया गया है स्फेरिकल मिरर के केसेस में, है ना। चलो, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और कुछ चीजों की और बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आप हेडिंग डालो लीनियर मैग्निफिकेशन, और देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन बड़ी कमाल की चीज होती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए। तो आप ऐसा लिख सकते हो लीनियर मैग्निफिकेशन में कि मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर spherical mirror is defined as the ratio of of height of as the ratio of height of object, that is hi, to the height of, सॉरी मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेटा सही कर लेना, ये है हाइट ऑफ इमेज एच आई, इमेज से एच आई, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको एच नॉट बोल देते हैं, है ना। तो जो आपका मैग्निफिकेशन है ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इसी को आप लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये ऊपर भी हाइट है नीचे भी हाइट है, तो इसकी यूनिट अगर मीटर है तो नीचे भी मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस क्वांटिटी, ये यूनिट लेस क्वांटिटी, याद रखो यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, है ना। तो मैग्निफिकेशन एक जस्ट नंबर है, प्योर रेशियो है, हाइट और हाइट का रेशियो है ना, तो इसको प्योर रेशियो बोलते हैं। तो ये एक नंबर देगा आपको, ये बताएगा कि हाइट ऑफ इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा बड़ी है या कितनी ज्यादा छोटी है, फैक्टर बताएगा, एक नंबर बताएगा, है ना। तो आई होप आपको लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैग्निफिकेशन जो है ये क्यों कमाल की चीज है। एक्चुअली में ये मैग्निफिकेशन की दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डालोगे तो इसका एक साइन होगा मैग्निफिकेशन का, या तो प्लस साइन आएगा या तो माइनस साइन होगा। दूसरा इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब नंबर आएगा, या तो वो लेस देन 1 होगा, या तो 1 होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा। तो आपको इसके साइन से और मैग्नीट्यूड से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम देखते हैं। तो आप इमेज की हर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो केवल एम की वैल्यू को देखकर। इसलिए एम बहुत अच्छी चीज है, मैग्निफिकेशन बहुत अच्छी चीज है, आपको कई सारी इंफॉर्मेशन दे देता है इमेज के बारे में, है ना। चलिए देखिए, मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बताता हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ना, साइन से और मैग्नीट्यूड से। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि एम की दो चीजें होंगी। जब आप एच आई और एच नॉट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लेस करोगे, पुट करोगे, तो यहाँ पे एक एम का साइन होगा नेगेटिव या पॉजिटिव, और एक एम का मैग्नीट्यूड होगा जो नंबर बता रहा हूँ। तो पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ एम की बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड से आप क्या इंफॉर्मेशन लोगे एम की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन एम, है ना बच्चों। तो इसमें 3 केस हो सकते हैं, हो सकता है जो आपका नंबर हो या मैग्नीट्यूड हो, फर्स्ट केस में एम वो लेस देन 1,
अगर लेस देन वन है बेटा, ये फैक्टर अगर लेस देन वन है तो ये कब होगा लेस देन वन, आप खुद सोचो। जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तभी तो रेशियो लेस देन वन होगा। न्यूमरेटर को छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर को बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो जो नंबर आएगा वो लेस देन वन आएगा। तो इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मतलब क्या है कि अगर m लेस देन वन है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, मतलब एच नॉट इज ग्रेटर देन एच आई। और अगर एच नॉट एच आई से ग्रेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो देखो कैसी इमेज बन रही है बेटा। आपका इमेज जो है उसकी हाइट कम है ऑब्जेक्ट की हाइट से। अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है तो फिर क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज, तो इमेज आपकी छोटी बन रही है। तो कभी भी लीनियर मैग्निफिकेशन जो है अगर वो लेस देन वन आता है तो आप समझ जाएंगे कि इमेज कैसी बन रही है उस केस में बच्चों, डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी इमेज बन रही है। फिर दूसरा 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 एम की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, वन। जब m की वैल्यू वन आ रही होगी तो ये वन कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम क्वांटिटी हो, एक जैसे नंबर हो, तभी तो रेशियो वन आता है ना। इसका मतलब एच नॉट और एच आई बराबर होंगे। अगर एच नॉट और एच आई बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सेम साइज की इमेज बन रही है। जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही साइज किसकी है बेटा, इमेज की। तो सेम साइज की ऑब्जेक्ट बन रहा है, सेम साइज की इमेज बन रही है। जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट की इमेज बन रही है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपका ये जो मैग्निफिकेशन का नंबर है ये ग्रेटर देन वन आए। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है, साइन को नहीं देखना है बेटा, प्लस माइनस साइन को नहीं देखना, केवल नंबर देखना है। साइन का तो अलग मत मीनिंग है, वो हम अलग देखेंगे। तो अगर वो नंबर जो है विथ नेगेटिव या पॉजिटिव साइन, जो नंबर है अगर वो ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब ये है कि ये वन से ग्रेटर कब होगा बेटा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा हो जाना चाहिए हाइट ऑफ इमेज से। और अगर ऐसा है तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, इसका मतलब कैसी इमेज है बेटा, एनलार्ज्ड इमेज। देखो, तो इमेज किस साइज की बन रही है ये आपको एम के लीनियर मैग्निफिकेशन के नंबर से पता चल जाएगा। दूसरी चीज, इसके साइन से भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तो साइन ऑफ एम लीनियर मैग्निफिकेशन। अब दो साइन पॉसिबल है, या तो इसका एक साइन पॉजिटिव आएगा या तो एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखो भाई, ये इंफॉर्मेशन भी उसके साइन से मिलती है कि उसका नेचर क्या है इमेज का, वर्चुअल है कि इरेक्ट है। सेकंड सेकंड अगर उसका साइन निगेटिव आ रहा है तो हमेशा देखिएगा बच्चों कि आपका जो है इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और इन्वर्टेड बनती है तो मैंने आपको बताया था रियल होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप खुद सोचो बेटा, ये दोनों ही चीजें कैसे वैलिड हैं, आपको मैं मतलब ये दोनों चीजें हमें कैसे पता चल जाती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि वर्चुअल और इलेक्ट का केस है, तो भाई दो ही कंडीशन हो सकती है। देखो, या तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हो, भाई पॉजिटिव साइन लाना है ना, किसका पॉजिटिव साइन आना चाहिए, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर अबव प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज की हाइट भी अबव प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए। भाई तभी तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन से लिखेंगे तो इसको भी पॉजिटिव लोगे, इसको भी पॉजिटिव लोगे, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी का रेशियो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में आप देखो, अगर ये इरेक्ट इमेज, ये जब इरेक्ट इमेज है तभी ऐसा पॉसिबल है ना। मतलब अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट होगा तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज ही बननी चाहिए, तभी इसका साइन पॉजिटिव आएगा, नहीं तो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो अगर ये इरेक्ट इमेज बन रही है तो मैंने आपको बताया था कि 10th क्लास में आपको याद रखना है कि इरेक्ट इमेज का मतलब वर्चुअल, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। वैसे ही सोचो, ये केस तब भी पॉसिबल है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो ऑब्जेक्ट है, तो आपकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होनी चाहिए, तो आपका ऑब्जेक्ट हाइट नेगेटिव होगा, इमेज हाइट भी नेगेटिव होगी। तो दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो भी एम की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो इस केस में भी आपको देखो, अगर नीचे ऑब्जेक्ट है तो नीचे इमेज बन रही है, इसका मतलब इरेक्ट है। जिस जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज होती है, तो हम उसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं। और अगर इरेक्ट इमेज है तो वर्चुअल एंड
इरेक्ट हो जाती है, वो वर्चुअल तो रहती है। तो भाई इन दोनों ही केस में आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एम का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, आपको सामने है, आपको दिख रहा है ना। फिर दूसरा केस ये होगा रियल इन्वर्टेड वाला, वो क्या है बेटा, कि अगर मान लो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आपका ऑब्जेक्ट है, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बन रही होगी, तभी तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, तभी तो साइन नेगेटिव आएगा बेटा। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव रखोगे, यहाँ पॉजिटिव रखोगे, तो आंसर में एम की वैल्यूज में नेगेटिव साइन आएगा, तो इन्वर्टेड इमेज है, तभी ऐसा होगा। या फिर उल्टा हो कि भाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे हो, नेगेटिव हो, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव हो, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव है और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, बट इसका आंसर आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में। तो इन दोनों ही केसेस में आपकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी, तभी यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, और इन्वर्टेड है तो रियल है। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपका एम का साइन नेगेटिव है तो पक्का कैसी इमेज होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव साइन है तो पक्का कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आई होप आपको मतलब समझ में आएगा। तो देखो बिना किसी रे डायग्राम के बनाए हुए, हमने कोई रे डायग्राम नहीं बनाया, बिना रे डायग्राम का बनाए हुए केवल आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखो और उसका साइन देखो, तो आपको इमेज की हर प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाता है, उसका नेचर पता चल जाता है, उसका आपको साइज पता चल जाता है। देखो तो कितनी कमाल की चीज है, लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब उसकी साइन और उसका वैल्यू। तो आप बिना रे डायग्राम बनाए हुए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बना सकते हो। कितनी सारी इंफॉर्मेशन ये देता है ना, इसलिए मैंने बोला था ये बड़ी कमाल की चीज है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए बच्चे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक, देखो भाई, ये मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर है, कोई भी आप केस ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका जो है पोल है, यहाँ पे आपका फोकस है, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी आप केस ले लो, मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ए और बी। आपको इसकी इमेज बनाना तो कैसे बनाएंगे, दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो एक आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खींचो, तो वो कहाँ से पास होती है बच्चों, हमने पढ़ा था, वो पास हो जाएगी आपकी फोकस से। और फिर एक फोर्थ वाला रूल यूज करो कि भाई पोल पे हम रे डालेंगे इंसिडेंट, तो जितने एंगल पर वो इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा, तो ये आपकी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी ऐसे। अब ये जो आपका बना ए डैश और बी डैश, तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, इमेज हो गई, सिंपल सी बात है। ठीक, अब क्या करना है, आपको पता है कि जो फोकस से दूरी होती है पोल की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और जो इमेज की दूरी होती है पोल से, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट की दूरी है पोल से, उसको यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये सब तो आपको पता ही है। अच्छा अब आप ध्यान दो, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन कन्वेंशन के लिए कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव वो देख लेते हैं। देखो इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में, तो राइट साइड है, देखो बेटा, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे राइट साइड आ रही है, तभी तो मिरर से टकराएगी ना। तो राइट साइड की डायरेक्शन जो है वो इंसिडेंट रे है, तो राइट साइड की डायरेक्शन को कैसा मानना है, पॉजिटिव, मतलब जितनी डायरेक्शंस पोल से राइट साइड पे नापी जाएंगी वो सब पॉजिटिव ली जाएंगी। और अपोजिट डायरेक्शन, अगर लेफ्ट साइड में डायरेक्शंस मेजर होंगी पोल से, तो हम उसको नेगेटिव के साइन के साथ लेंगे, है ना। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन। और जो चीज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, जो चीज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है उसको नेगेटिव लिया जाएगा। आई होप साइन कन्वेंशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज समझ में आती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें अगर दूसरा फॉर्मूला निकालना है, तो हमें यहाँ पे एक सिमिलर ट्राइंगल देखना पड़ेगा। देखो आप सिमिलर ट्राइंगल थोड़ा बहुत आपने बेसिक पढ़ा भी होगा नाइन्थ क्लास में, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिनको हम सिमिलर ट्राइंगल मान सकते हैं। देखो बेटा, तो एक ट्राइंगल है आपका ये वाला, मैं जिसको शेड कर रहा हूँ वो ट्राइंगल देखें आप,
ग्रीन कलर से जिसको मैं शेड कर रहा हूँ वो ट्राइंगल देखो, ये ग्रीन कलर से मैंने एक ट्राइंगल को शेड किया है, और मैं एक ट्राइंगल शेड कर रहा हूँ एक अलग कलर से। देखो भाई, ये देखो जो दो ट्राइंगल मैंने शेड किए हैं उनको देखो आप, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर कैसे हैं तो देखो मैं आपको समझाता हूँ सिमिलर ट्राइंगल कैसे हैं, वो भी आपको समझ में आएगा। यानी यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ एक कौन सा ग्रीन कलर वाला ट्राइंगल, तो उसका नाम क्या है बेटा ट्राइंगल का, ए बी पी। देखो ए बी पी, देखो ये वाला ट्राइंगल ए बी पी है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। देखो बेटा ये जो नीचे वाला बनाया मैंने ब्राउन कलर से, इसको देखो ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। अब ये दोनों सिमिलर कैसे हैं, तो देखो इस वाले ट्राइंगल में ए बी पी में ये वाला एंगल थीटा है, और ए डैश बी डैश पी में ये वाला एंगल थीटा है, मतलब इसके एक एंगल सेम है। देखो फिर ए और बी प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री पर है, ए डैश बी डैश भी प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री है, तो इनका दूसरा एंगल भी सेम है। तो जब भी किसी ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो जाते हैं बच्चों, दो एंगल सेम हो जाते हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम है। तो जब तीनों एंगल सेम है ट्राइंगल के, तो वो कैसे ट्राइंगल हुए, सिमिलर ट्राइंगल है ना। सिमिलर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये आपस में सिमिलर है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बच्चों सिमिलर ट्राइंगल की, कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम होता है। सिमिलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो बस मैं बता रहा हूं, तो उसको आप समझ लो। याद रखेंगे कि किसी भी सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो सेम होता है हमेशा। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं ए बी पी में कौन सा साइड लूं, ए बी, तो ए डैश बी डैश पी में उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 90 डिग्री वाला ए डैश बी डैश। तो आप बोलोगे कि सर ए डैश बी डैश अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड दैट इज ए बी इन अनदर ट्राइंगल, इसका रेशियो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा। तो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड देखो मैं बेस ले लेता हूँ, यहाँ से बी डैश पी ले लेता हूँ, तो यहाँ से बी डैश बी पी लेना पड़ेगा, है ना। जो बेस है ना, बी डैश पी के करस्पॉन्डिंग ए बी पी में कौन सा साइड है बेटा, बी पी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश पी का रेशियो बी पी के साथ सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है बेटा, सेम, है ना। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यूज करो बेटा। तो ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या लिखोगे आप, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश तो हाइट ऑफ इमेज है बच्चों, लेकिन नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, इसलिए माइनस हाइट ऑफ इमेज। फिर आप ए बी लिखोगे, ए बी जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्लस के साथ। फिर आप ध्यान से देखो तो ए बी नहीं सॉरी पी बी, तो पी बी इज द डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से देखो लेफ्ट में जा रहे हो, लेफ्ट साइड की डायरेक्शन आपने माइनस ली है, तो माइनस यू लिखोगे। वैसे ही पी बी डैश, तो ये इमेज की दूरी है, आप लेफ्ट में जा रहे हो, तो माइनस साइन के साथ लिखोगे, क्योंकि राइट साइड वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो माइनस बी। अब ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, देखो क्या मिलेगा बेटा, माइनस एच आई अपॉन ए बी, तो एच नॉट इज इक्वल्स टू माइनस वी बी पी डैश, या बी डैश पी जो भी बोलना, या बी पी जो है वो माइनस यू। देखो माइनस माइनस कैंसल, तो एच आई अपॉन एच नॉट किसके बराबर आ गया बेटा, माइनस वी अपॉन यू। देखो माइनस साइन को मैं उधर ले गया, तो यही तो आपका मैग्निफिकेशन।